डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोम्यास कॉमर्स स्टेशन। सो पिछली वीडियो में हमने देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप था वो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस का फर्स्ट क्लासिफिकेशन था ओनरशिप स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर। जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज होती हैं वो किन किन फॉर्म में होती हैं हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। पहले जो सबसे पहला था वो सोल प्रोप्राइटरशिप हमने देख ली। जो सेकंड आती है वो ये है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का एक और नाम है और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। होता क्या है इस बिज़नेस में? फैमिली, जॉइंट, हिंदू। देखिए इसमें जो तीन वर्ड्स है जॉइंट हिंदू फैमिली, तो सबसे पहले ये हिंदू, हिंदू का मतलब है इंडिया। हिंदू का मतलब इंडिया से है कि ये बिज़नेस जो है इंडिया हमारी कंट्री में होता है, ठीक है। जॉइंट हिंदू ये ओनरशिप स्ट्रक्चर इंडिया में पाई जाती है। एंड देन जॉइंट फैमिली, जो जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं उन्हीं में वही ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कर सकती है। तो नाम से पता चल जाएगा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जॉइंट फैमिलीज अंडरटेक करती हैं एंड हिंदू मीन्स इंडिया में होता है। या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू मतलब इंडियन फैमिली एंड अनडिवाइडेड जॉइंट फैमिलीज, ठीक है। तो मतलब आप जो इसका हेडिंग है उसका मतलब ये है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है। होता क्या है इसमें ये होता है कि एक जॉइंट फैमिली होती है इंडिया की, ठीक है। एंड उनकी कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, बहुत ज़्यादा भी होती है। तो जो उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है वही पोजेस करना, किसको कितना मिलेगा, वही जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि किसी का बर्थ होता है, ठीक है। एंड अगर वो मेल है, मेल मेंबर्स ही जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में मेंबर रहते हैं। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में आपका सोल इंडिविजुअल ओनर था, तो ऐसे ही आपने देखा, हमने एक टर्म यूज़ करे थे, ओनर होता है एंड वो एम्प्लॉयज़ रखता है। तो आप बस ये समझ लीजिए कि वो ओनर होने में वो जो मेंबर बनते हैं, मेंबर, ओनर का मतलब होता है मेंबर होना। तो मेंबर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में केवल मेल्स हो सकते हैं, ठीक है, फीमेल्स नहीं हो सकती हैं। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में मेल मेंबर्स होते हैं केवल। तो होता क्या है, अगर इस फैमिली में जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अंडरटेक करी इसमें एक मेल मेंबर का बर्थ होता है, देन जो प्रॉपर्टी इनकी एंसेस्ट्रल होती है वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है। उस मेल मेंबर का भी एक पार्ट बन जाता है। जैसे कि आपने नॉर्मली भी देखा होगा, ठीक है, प्रॉपर्टी होती है तो किसी मेल का अगर होता है बर्थ तो फिर उसमें डिवाइड करके उसको शेयर उसका दे दिया जाता है, डिसाइड हो जाता है कि हाँ ये इसका शेयर है। वही इसमें भी होता है। तो इसमें क्या है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंड ये प्रॉपर्टी जो है ये कैसे कौन पोजेस करेगा वो इसमें जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में देखा जाता है। तो इसकी एक नॉर्मल सी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। डेफिनेशन में आप इसका ये देखिए कि अ बिजनेस विच इज़ ओन्ड एंड मैनेज्ड, ओन्ड मतलब ओनरशिप एंड मैनेजमेंट का काम जो होता है बाय अ जॉइंट हिंदू फैमिली, ठीक है। ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय अ जॉइंट हिंदू फैमिली, ये नॉर्मल से आपकी डेफिनेशन है, ठीक है। एक ऐसा बिजनेस जिसका ओनर एंड मैनेजमेंट जो हो रहा है वो एक जॉइंट हिंदू फैमिली के लोग ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे कि आपका अभी हमने आपको बताया कि जैसे एक मेल मेंबर बॉर्न होता है फैमिली में, जॉइंट हिंदू फैमिली में, देन जो प्रॉपर्टी उनकी एंसेस्ट्रल होती है वो शेयर हो जाती है। फीमेल्स का फीमेल अगर बॉर्न होती है देन उनमें शेयर नहीं होता है। तो मेल मेंबर बॉर्न हुआ तो उसे मेंबर नहीं बोला जाता है, उसे एक टर्म दिया गया है एंड वो टर्म है को पार्टनर्स। जो मेंबर्स होते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली में उन्हें हम बोलते हैं को पार्टनर्स, एक मेंबर को पार्टनर, ठीक है। एंड जो इस जॉइंट हिंदू फैमिली का हेड होता है, ओके, सो जो हेड होता है उस हेड को हम बोलते हैं कर्ता, KARTA। जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर्स
को पार्टनर, एंड जॉइंट हिंदू फैमिली का हेड कर्ता। सो ये इसमें टर्म्स आपके यूज़ होंगे। आप जॉइंट हिंदू फैमिली में मेंबर्स नहीं बोलोगे, को पार्टनर्स बोलोगे, कि अगर कोई मेल मेंबर बॉर्न हुआ है देन उसको वो को पार्टनर बन जाएगा, ठीक है। एंड जो उनका हेड है, जो मेंटेन, जो मैनेजमेंट का काम देखते हैं, वो कर्ता होते हैं। एंड ये जो हेड होते हैं, ही इज़ जनरली द ओल्डेस्ट मेंबर इन द फैमिली। जो ओल्डेस्ट होते हैं उस टाइम में फैमिली में, उन्हें कर्ता बनाया जाता है उस टाइम। क्योंकि देखिए फैमिली में क्या है, आपके पेरेंट्स, आपके फादर होंगे, बिकॉज मेल मेंबर्स की बात हो रही है, तो अगर एक मेल पर्सन बॉर्न हुआ है देन उसके फादर, उसके ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है। तो अगर ये तीनों जनरेशन्स एक साथ में है देन जो ग्रेट ग्रैंडफादर है वो कर्ता बनेंगे। अगर ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं है देन ग्रैंडफादर, एंड इफ फादर है केवल देन फादर कर्ता बनेंगे। तो जो भी ओल्डेस्ट मेंबर होता है वो कर्ता बनता है, इसमें करता रहता है। एंड कर्ता का काम ये होता है, वो सारा मैनेजमेंट काम देखता है। आगे भी जब फीचर्स एंड मेरिट्स डीमेरिट्स पे आएंगे देन पता चलेगा कर्ता एक्चुअली करता क्या है, कर्ता एक्चुअली करता क्या है, ठीक है। तो ओल्डेस्ट मेंबर कर्ता होता है इसमें। एंड हाँ, इसमें जॉइंट हिंदू फैमिली में जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में थोड़ा सा कंपनी पे बात चली गई थी, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के पहले शेयर्स के बारे में बताया गया था। शेयर्स खरीदो तो आप मेंबर बन जाते हो, बहुत बेसिक नॉर्मल सी बात थी। इसमें क्या है, सिंपल से ये जान लीजिए, अगर जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर बनना है देन कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं, मेंबर बनता है बाय बर्थ। अगर कोई मेल पर्सन बॉर्न हुआ, मेल बेबी हुआ है, देन वो उसी टाइम जैसे ही बॉर्न हुआ वो उसी टाइम से वो उस जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर हो जाता है। मेंबर हो जाने का मतलब उसे हम को पार्टनर बोलेंगे। एंड मेंबर से उसको उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जिसको पजेस होने का काम चल रहा था, किसके हक में कितना है, वो शेयर उसका बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे मेंबर्स बढ़ते हैं वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी डिवाइड होती रहती है, शेयर होती रहती है, ठीक है। फीमेल्स अगर बॉर्न होती हैं देन वो उसमें मेंबर नहीं बन सकती, केवल मेल मेंबर्स मेंबर बन सकते हैं, मेल जो बॉर्न होते हैं। एंड इसमें अगर देखा जाए तो एक टाइम पे मतलब एक टाइम पे 3 जनरेशन्स उस प्रॉपर्टी को, उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को या उस फैमिली बिजनेस में मेंबर एक साथ रह सकते हैं। ग्रेट ग्रैंडफादर, उल्टा चलते हैं, वेट, नॉट ग्रेट ग्रैंडफादर, ऐसे आसानी रहेगी। सबसे पहले तो फादर, देन ग्रैंडफादर एंड देन ग्रेट ग्रैंडफादर। ये 3 जनरेशन्स एक साथ मतलब साइमल्टेनियसली मेंबर रह सकते हैं, ठीक है। अगर इन फादर का कोई सन है देन वो मेंबर नहीं बनेगा एक साथ, बिकॉज ग्रेट ग्रैंडफादर अभी हैं। एंड इफ़ बाय टाइम ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं रहते हैं देन वो जो इनका सन होगा अभी वो भी मेंबर के उसमें आ जाएगा। ही विल बी द मेंबर, बट मतलब उसको जो राइट होता है, जो उसको शेयर मिलना होगा वो बाद में डिसाइड होगा। जब एक बार में केवल 3 जनरेशन साइमल्टेनियसली रह सकती, जनरली ग्रेट ग्रैंडफादर्स नहीं होते, बट अगर ग्रेट ग्रैंडफादर है देन बस 3 मेंबर्स इसमें लिमिट रहेगी। इसके बाद अगर कोई हो रहा है देन वो मेंबर नहीं बन सकेगा जब तक और जनरेशन्स कम नहीं होती हैं, ठीक है। 3 इसमें जनरेशन साइमल्टेनियसली मेंबर रह सकती हैं। तो अभी एकदम थोड़ा सा बताया था, जब फीचर्स पर आएंगे देन थोड़ा समझ आएगा कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में होता क्या है, ठीक है। फीचर्स देखते हैं। फर्स्ट फीचर आपका है कि जॉइंट हिंदू फैमिली की मेंबरशिप क्या होती है, यही जो अभी बताया था वही होता है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में मेंबर बनने के लिए देयर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायर्ड एंड अ पर्सन बिकम्स अ मेंबर ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बाय बर्थ। बाय बर्थ वो पर्सन मेंबर बन जाता है, कोई कंडीशन नहीं है। ओनली मेल मेंबर्स, केवल मेल मेंबर्स रहेंगे, फीमेल्स नहीं रहेंगी, जिन्हें हम को पार्टनर्स बोलते हैं। देन कंडीशन है बाय बर्थ ओनली मेल मेंबर्स
एंड साइमल्टेनियसली जो 3 जनरेशन्स थी, साइमल्टेनियसली 3 जनरेशन्स ही मेंबर्स रहेंगी, 3 जनरेशन्स, ठीक है। एंड आपके में दिया गया है फीमेल्स नहीं बन सकेंगी मेंबर, मेंबरशिप इज रेस्ट्रिक्टेड टू 3 सक्सेसिव जनरेशन्स एट अ टाइम, 3 सक्सेसिव जनरेशन्स। एंड 2 चीज़ें और हैं, लाइक एक मेल मेंबर है, ठीक है, एंड उन मेल मेंबर की डेथ हो जाती है, देन जो उन मेल मेंबर का शेयर था वो उनकी फीमेल जो रिलेटिव है उन्हें मिल सकता है। इसमें जो आपका बुक में टर्म यूज़ किया गया है वो ये है कि अ फीमेल रिलेटिव ऑफ अ डिसीज्ड मेल को पार्टनर, ठीक है। जो फीमेल रिलेटिव है, फीमेल रिलेटिव का क्या मतलब है, फीमेल रिलेटिव है डिसीज्ड मेल को पार्टनर की, डिसीज्ड मीन्स डेथ जिनकी हो चुकी, डेड मेल को पार्टनर की, ऑफ डेड को पार्टनर जो मेल हैं, तो जो उनका शेयर रहता है उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में वो इनके पास चला जाता है, फीमेल रिलेटिव के पास। फीमेल रिलेटिव कौन है, वाइफ, ठीक है। तो जो मेल को पार्टनर हैं अगर उनकी डेथ हो गई है देन उनका जो शेयर था उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में वो उनकी फीमेल रिलेटिव को मिल जाता है, उनकी वाइफ को मिल जाता है, ये एक चीज़ होती है। एंड फीमेल्स वैसे मेंबर्स नहीं बन सकती हैं, बट ये एक कंडीशन है कि अगर आपसे बोला जाए कि फीमेल रिलेटिव को कब शेयर मिल सकता है, देन इफ़ उनके जो को पार्टनर हैं वो डिसीज्ड हो गए एंड वो उनकी रिलेटिव है, ठीक है, रिलेटिव में वाइफ हो गया है। एंड अभी आप इतना ही समझ लीजिए फीमेल रिलेटिव डेड को पार्टनर की, डिसीज्ड को पार्टनर्स की, उनको शेयर मिल जाता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का जो इनका बनता था। एंड माइनर्स कौन होते हैं, माइनर्स वो होते हैं जिन्होंने अपनी 18 ईयर्स ऑफ एज नहीं कंप्लीट करी, ठीक है, लेस दैन 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। अब फैमिली है तो ऑब्वियसली लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज मेंबर्स रहेंगे, माइनर मेंबर्स रहेंगे। तो अगर माइनर्स हैं, ठीक है, मेल पर्सन जो बॉर्न हुआ है वो माइनर है, अगर आप देख रहे हो अभी, देन ही इज़ ऑल्सो अ फुल फ्लेजेड मेंबर ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। तो जो माइनर्स होंगे वो भी उस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के फुल फ्लेजेड कंप्लीट पूरे मेंबर्स होंगे, कोई उनमें वो नहीं है कि उन्हें मेंबर नहीं बोला जाएगा बिकॉज दे आर लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी मेंबरशिप के बारे में। पर्सन बिकम्स अ मेंबर बाय बर्थ, केवल मेल मेंबर्स ही हो सकते हैं जिन्हें हम को पार्टनर्स बोलते हैं, मेंबर्स केवल मेल हो सकते हैं, फीमेल्स नहीं हो सकती हैं। साइमल्टेनियसली 3 जनरेशन्स उस प्रॉपर्टी को के शेयर ले सकती हैं, जिसमें फादर, ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर आता है। फीमेल रिलेटिव डेड को पार्टनर की लाइक वाइफ, तो वो उनको शेयर मिल जाता है अगर उनके जो मेल रिलेटिव है उनकी डेथ हो जाती है एंड ही इज़ अ को पार्टनर और अ मेंबर इन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। माइनर्स जो है वो आर लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, दे आर ऑल्सो फुल फ्लेजेड मेंबर्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के ये भी फुल फ्लेजेड मेंबर्स माने जाते हैं माइनर्स को, ठीक है। एंड देयर इज़ नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स, नो लिमिट। आगे जब आप और उन ओनरशिप स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि उन ओनरशिप स्ट्रक्चर्स में लिमिट रहती है मेंबर्स की, कितने मेंबर्स हो सकते हैं। जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस में देयर इज़ नो लिमिट। रेस्ट्रिक्शन है कि कितनी जनरेशन्स एक बार में उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकती, नॉट कितने मेंबर्स एक बार में, ठीक है। जनरेशन्स की बात थी कि फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, 3 भी लिमिट होती है, बट मेंबर्स जो उसके रहेंगे उसमें कोई लिमिट नहीं है। तो इस मेंबरशिप वाली कैरेक्टरिस्टिक फीचर से मे भी थोड़ा आपको समझ में आया हो। आगे का भी देखते हैं, इजी सा है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अब देखते हैं मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट का काम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में केवल एक पर्सन करता है, कर्ता, KARTA, कर्ता, हु इज़ द ओल्डेस्ट मेंबर। उस फैमिली बिजनेस में जो भी ओल्डेस्ट मेंबर होगा वो करता है, उसे कर्ता बोला जाता है। एंड ही डज ऑल द वर्क ऑफ मैनेजिंग द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, सारा काम मैनेजमेंट का वही करेंगे। एंड ही में एसोसिएट अदर मेंबर्स टू असिस्ट हिम, ठीक है, वही बात है।
मतलब अगर ये मैनेज कर रहे हैं तो वो मे बी दूसरों की हेल्प ले सकते हैं, उन्हें अगर उन्हें कोई डिसीजन लेना है, मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम है, बट फाइनल डिसीजन कर्ता का ही होता है। तो मैनेजमेंट में आप ये पहले ही बताया था, कर्ता हेड होता है, मैनेजमेंट का काम वही देखता है, ओनर्स सब होते हैं सारे मेंबर्स, ठीक है, मैनेजमेंट करता है। देन आती है आपकी लायबिलिटी। देखिए लायबिलिटी के बारे में सोल प्रोप्राइटरशिप में बताया गया था। लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी यही है कि आपको कर्ज है आपके ऊपर एंड आपको वो चुकाना है, ठीक है। अब बिजनेस है तो लायबिलिटीज़ तो होंगी, ठीक है, डेट कहीं ना कहीं से लिया ही गया होगा। तो जो लायबिलिटी वाली बात आती है, इसके पिछले आपने देखा था अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है सोल प्रॉपरेटर की। जो सोल प्रॉपरेटर होता है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। इसका मतलब है कि जब वो सोल प्रॉपरेटर जो बिजनेस कर रहा है, सोल प्रॉपरेटरशिप, वो वूंड अप होगी, बंद होगी, एंड देन उसको सारी लायबिलिटीज़ अपनी पे ऑफ करनी पड़ेगी, जितना भी उसने जहाँ जहाँ से डेट लिया है। देन अगर उसके बिजनेस के असेट्स मतलब बिजनेस में जो चीज़ें यूज़ हो रही थी, विच वर फॉर यूज़ इन द बिजनेस एंड बिजनेस में सेल के लिए नहीं थी, कि अगर वो स्टेशनरी की शॉप है एंड वहाँ पे उन्होंने टेबल एक ऐसी रखी थी विच वॉज फॉर यूजिंग इन द बिजनेस एंड नॉट फॉर रीसेल, बेचने के लिए नहीं थी, देन वो उस बिज़नेस का असेट माना जाता है। तो जब एंड में बिजनेस वुंड अप होता है एंड लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करी जाती हैं, देन उस बिज़नेस के जो असेट्स थे उनसे वो लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करी जाती है, उनसे वो कर्ज चुकाया जाता है। एंड इफ़ वो असेट्स कम पड़ जाते हैं, सारा डेट जो था वो नहीं चुक पाता है, देन जो उनका जिनका कर्ज बाकी होगा वो आके उस सोल प्रॉपरेटर से बोल सकते हैं कि आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से, जो आपकी बिज़नेस के अलावा जो आपकी प्रॉपर्टी है, मतलब आपके पास जो कैश है या आपके पास कोई लैंड है, उससे आप मेरा डेट पूरा करो। तो अगर ये चीज़ आती है तो इसका मतलब है कि वो उस प्रॉपरेटर की अनलिमिटेड लायबिलिटी है। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब जब बिज़नेस वुंड अप होगा एंड बिज़नेस के एसेट्स कम पड़ेंगे उन लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए, देन जो क्रेडिटर है, जिन्होंने लोन दिया था, जिन्होंने डेट दिया था, वो उस प्रॉपरेटर की पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी कह सकते हैं कि आप उससे देना पड़ेगा, सारी चीज़ें उसको खुद ही करनी पड़ेंगी, सोल प्रॉपरेटर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ देना पड़ेगा। ये होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्योंकि आगे ऐसी भी ओनरशिप स्ट्रक्चर्स आएंगी जिनमें अगर वो बिजनेस के असेट्स कम पड़ गए, ठीक है, एंड लायबिलिटीज़ बचे हुए, डेट बचा हुआ है, देन वो क्रेडिटर उस बिज़नेस के ओनर के पास नहीं जा सकता है, क्योंकि उस ओनर की लिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो यही चीज़ इसमें भी है। जो जॉइंट हिंदू फैमिली है इसमें भी यही है कि लायबिलिटी जो होती है, जितने भी मेंबर्स होते हैं, को पार्टनर जिन्हें हम बोलते हैं, उन सब की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जो को पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कितनी लिमिट होती है? जितना उनका शेयर था उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, उस बिज़नेस के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जिसको पोजेस करने का काम चल रहा था, उसमें जितना शेयर उस पर्टिकुलर मेंबर का बनता है उसकी लायबिलिटी उतनी है। मान लीजिए वो प्रॉपर्टी 20 लाख की है एंड उसमें उस मेल को पार्टनर का राइट है, उसका राइट 2 लाख है, ठीक है, मान लीजिए 2 लाख उसका राइट बनता है। देन बाई चांस ऐसा कुछ होता है, सब वुंड अप हो गया, बंद हो गया बिजनेस, भी ये भी बंद हो सकता है, बिजनेस एंड हो सकता है, एंड अगर ऐसा हुआ एंड देन लाइबिलिटीज़ वाला ये शुरू हो गया, लाइबिलिटीज़ पे बैक करनी है, देन वो पर्टिकुलर मेंबर, मान लीजिए वो मेंबर मिस्टर ए है, उनसे जब लाइबिलिटीज़ पे बैक करी जाएंगी और उनका शेयर उस प्रॉपर्टी में, पूरी प्रॉपर्टी 20 लाख की प्रॉपर्टी में 2 लाख था केवल, देन वो केवल 2 लाख रुपीज़ देंगे, वो 2 लाख रुपीज़ केवल देंगे, एंड उतनी ही वो जो लाइबिलिटीज़ पूरे बिजनेस की थी, जितनी उनसे पे बैक हो पाएगी वो उतनी करेंगे। बाय चांस बाकी सारे मेंबर्स ने भी दे दिए पैसे एंड उनका जो कर्ज बनता था वो पूरा नहीं हो पाया, उनका अभी भी बचा हुआ है, देन वो मिस्टर ए से नहीं जाकर कह सकते हैं कि आप हमको एक्स्ट्रा पैसे दीजिए, ठीक है, बिकॉज हमें वो कर्ज करना है, बिकॉज मिस्टर ए की लाइबिलिटी लिमिटेड थी। तो जॉइंट ये डिसाइड हो चुका है इस लॉ में, जिस लॉ में देखिए जितना भी ये ओनरशिप स्ट्रक्चर्स पे बिजनेस हो रहा है, ठीक है, ये सब किसी ना किसी एक्ट पर, किसी ना किसी लॉ पर बेस्ड है, ठीक है। लॉ जो हमारा इंडिया का है वो बना हुआ है, उसमें फिक्स्ड है, उसी में फिक्स्ड चीज़ है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में को पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, उन्हें केवल उतना ही लाइबिलिटी पे बैक करनी पड़ेगी जितना शेयर उनका उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में था, जिस प्रॉपर्टी को पोजेस होने का काम उस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में चल रहा था, ठीक है। तो को पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, बट जो कर्ता होता है
उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब लायबिलिटीज़ जब पे बैक होंगी देन कर्ता को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी देना पड़ेगा। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि जब बिज़नेस की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे ही हो रहा था आपका कि वो पोजेस करने के बाद देन कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई। देखिए मे भी कर्ता का कहीं और कोई कहीं पर पैसा लगाओ, ठीक है, मे भी उन्होंने कैश कहीं डिपॉजिट करो किसी बैंक में, मे भी उनके पास कोई अलग से लैंड हो, ठीक है, तो वो उनकी प्रॉपर्टी हुई जो उनके नाम हो, मे भी उनके पास कोई बिल्डिंग हो जो उनके नाम हो, देन वो बिल्डिंग उन्हें बेच के उस लाइबिलिटी को पे बैक करना पड़ेगा। तो अगर बिजनेस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी ऐसा आता है कि उस बिजनेस के असेट्स हैं वो सब कम नहीं पड़ते हैं, सब अपने अपने शेयर जितना ही देंगे सारे मेंबर्स, बट कर्ता को अगर बाय चांस लाइबिलिटी बच रही है पूरी होना, देन कर्ता जो है उसे अपनी कहीं ना कहीं से पर्सनल प्रॉपर्टी से लाकर पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, को पार्टनर्स की लिमिटेड होती है। कितनी लिमिट होती है? जितना शेयर उनका उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे था। 20 लाख में अगर 2 लाख था तो वो बस 2 लाख रुपीज़ देंगे, 15 लाख था तो केवल 15 लाख रुपीज़ देंगे, उससे ज़्यादा दे ही नहीं सकते। लॉ उनका राइट बनता है, वो नहीं देंगे बिकॉज उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है। तो ये लायबिलिटी की बात हो गई। जैसे आपके इसमें लिखा है लायबिलिटी ऑफ द कर्ता इज अनलिमिटेड, लायबिलिटी ऑफ अदर मेंबर्स इज लिमिटेड to the extent of their share in the property of the family business, ठीक है। अब राइट टू अकाउंट्स, राइट टू अकाउंट्स एक राइट की बात हो रही है। अकाउंट्स क्या होता है? अकाउंट्स आपका सब्जेक्ट आप अभी 11th-12th में पढ़ोगे जाके। अकाउंट्स बनते होता क्या है, जैसे कि अकाउंट्स की बात पहले भी हुई थी उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में, वो सीक्रेसी उनकी बनी रहती है बिकॉज उन्हें अपने अकाउंट्स पब्लिश नहीं करने होते हैं। अकाउंट्स होता क्या है? अकाउंट्स आप बस ये समझ लीजिए, अगर आप किसी दुकान में गए होंगे सोल प्रोप्राइटर की, नॉर्मल शॉप में सोल प्रोप्राइटरशिप से बोलेंगे, तो वहाँ पे वो जो शॉपकीपर है वो ना एक लिखते रहते हैं। अगर आप उनसे लेने जाओगे तो वो नोट करेंगे, हाँ ये आए हैं एंड इनको हमने इतने गुड्स बेचे, ये गुड्स बेचे, ये प्राइस है, टोटल लिखते हैं। ये जो नोटिंग का काम है, आप यही समझो यही अकाउंट्स होते हैं, मेंटेन करना। आपने कितना सेल किया, आपने कितना कहीं से ख़रीदा, कितने आपका कर्ज बन रहा है, ये सब सारी चीज़ें नोट होती हैं, मनी से रिलेटेड चीज़ें नोट होती हैं। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, मतलब बाइंग एंड सेलिंग चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इसमें भी अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी अकाउंट्स बने होते हैं। होता क्या है? राइट टू अकाउंट्स, जो ये को पार्टनर्स होते हैं, ये जो है इन अकाउंट्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, वो ये चेक नहीं कर सकते हैं कि बार बार कि हाँ ये अकाउंट में क्या है, हमारा कितना, मतलब जो अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं उस बिज़नेस के, तो मेंबर्स का राइट नहीं है कि वो आकर उन अकाउंट्स को चेक करें। तो मेंबर्स और को पार्टनर्स हैव नो राइट, कोई भी राइट नहीं है टू इंस्पेक्ट द अकाउंट्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। वो जो बिज़नेस हो रहा है उसके जो भी अकाउंट्स बन रहे हैं उनको चेक करने का राइट इन को पार्टनर्स का नहीं होता है, नहीं इंस्पेक्ट कर सकते। क्या टर्म आपको इसमें यूज़ करना है? कीवर्ड इंस्पेक्ट वाला, इंस्पेक्ट। एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेंबर्स को आप मेंबर्स नहीं लिखेंगे, आपको को पार्टनर्स लिखना है। तो को पार्टनर्स जो होते हैं उनका कोई राइट नहीं है कि वो इंस्पेक्ट करें आकर अकाउंट्स, बट अगर कोई को पार्टनर, कोई मेंबर उस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को छोड़ रहा है, ठीक है, छोड़ना चाह रहा है, लीव करके हटना चाह रहा है, हट सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, आपका वॉलेंट्री, आपकी विल है, नहीं आपको रहना, आप हटना चाह रहे हो, देन अगर आप ऐसा कर रहे हो तब वो उन अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। तो बुक में क्या आपके दिया है? को पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है, they don't have the right. However, a co-partner who is leaving the family business can demand accounts from the कर्ता के पास रहते हैं अकाउंट्स, वो कर्ता से अकाउंट्स ले सकता है इफ़ उनका विल है कि वो बिज़नेस छोड़ना चाह रहे हैं। तो ये राइट टू अकाउंट्स वाली बात हो गई। देन आपका आता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का क्या मतलब होता है? एंड होना, ख़त्म होना, डिज़ोल्व होना। तो डिसोल्यूशन कैसे होगी? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में ये है कि अगर किसी मेंबर की, को पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर कर्ता की डेथ हो जाती है तो भी वो बिज़नेस बंद नहीं होगा।
अब देखिए इसको सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपेयर करिए। सोल प्रोप्राइटरशिप में था कि अगर सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है देन वो बिजनेस भी उनका सोल प्रोप्राइटरशिप बंद हो जाता है। एंड इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न एक टर्म था जिसमें था कि देयर इज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी बिटवीन द सोल प्रोप्राइटर एंड द सोल प्रोप्राइटरशिप। जो सोल प्रोप्राइटर था एंड सोल प्रोप्राइटरशिप थे, वो सोल प्रोप्राइटरशिप अलग लीगल एंटिटी नहीं थी, इसलिए अगर सोल प्रोप्राइटर की डेथ हुई तो सोल प्रोप्राइटरशिप की बंद हो गया, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप की भी डेथ हो गई, ये होता है। बट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में को पार्टनर की या कर्ता की डेथ से वो बिजनेस बंद नहीं होता है, डिसॉल्व नहीं होता है, एंड नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए ये तभी डिसॉल्व होगा जब सारे मेंबर्स उस जॉइंट हिंदू फैमिली के बैठ के डिसाइड करेंगे कि नाउ दे हैव टू शट डाउन द बिजनेस, ठीक है। जब सारा सबका कंसेंट होगा एंड देन ओनली वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बंद माना जाएगा, किसी की डेथ से नहीं होता है। बुक की लाइन क्या है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज नॉट डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ अ को पार्टनर, इट कम्स टू एन एंड व्हेन ऑल द मेंबर्स नोटिफाई दैट दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली। उन सारे मेंबर्स के होने से वो जॉइंट हिंदू फैमिली थी, अगर वो जॉइंट फैमिली ही टूट जाएगी देन ऑब्वियस सी बात है वो फैमिली बिजनेस भी बंद हो जाएगा। जब सारे मिलकर नोटिफाई कर देंगे कि हम भी मेंबर नहीं है, हम मेंबर नहीं है, देन वो बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे तो इसका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का डिसोल्यूशन होता है। तो फीचर्स हमने क्या देखे? सबसे पहले हमने मेंबरशिप का देखा था, मेंबर्स के बारे में थोड़ी चीज़ें लिखवाई थी। देन मैनेजमेंट करता है, लाइबिलिटी को पार्टनर्स की लिमिटेड, करता की अनलिमिटेड। राइट टू अकाउंट्स, को पार्टनर्स अकाउंट्स नहीं चेक कर सकते हैं, अगर उन्हें उसमें अगर वो लीव कर रहे हैं उस बिजनेस को देन दे कैन डिमांड दोज अकाउंट्स फ्रॉम द करता। एंड डिसोल्यूशन में जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज नॉट डिसॉल्व्ड बाय द डेथ ऑफ अ को पार्टनर, ठीक है। इट कम्स टू एंड जब सारे मेंबर्स मिलकर नोटिफाई करेंगे कि हम मेंबर नहीं है वहाँ के, हम उस बिज़नेस के मेंबर नहीं है, देन वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बंद होगा, डिसॉल्व होगा, ठीक है। तो ये थे फीचर्स जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। तो फीचर्स देख लिए, सोल प्रोप्राइटरशिप के भी कुछ टर्म्स यूज थे बट अलग था, इसका अलग ओनरशिप स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं इसके मेरिट्स क्या हैं। मेरिट्स और एडवांटेजेस और प्रोस, सेम चीज़ है, मेरिट्स एडवांटेजेस प्रोस। तो मेरिट्स क्या है? देखिए जो भी आप ये ओनरशिप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जैसे इसमें मेरिट्स की बात आई है, तो इसका मतलब है कि अब हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का कंपैरिजन कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से, ठीक है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के एडवांटेजेस क्या हैं, तो आप किसी ना किसी चीज़ से कंपेयर करके बताओगे ना, इसकी इस वजह से ये एडवांटेजेस है, क्यों? बिकॉज हम इसे पिछली ओनरशिप स्ट्रक्चर से कंपेयर कर रहे हैं, तब हमें इसके एडवांटेजेस देखने, सो हम इसे कंपेयर करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप से। वो कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें है, ठीक है, एंड सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं है, जिसकी वजह से ये वाला ज़्यादा एडवांटेजेस है हमारे लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है? सबसे पहले ईज़ ऑफ फॉर्मेशन। देखिए अब यही वाली मेरिट आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप में भी थी, ईज़ ऑफ फॉर्मेशन, बहुत आसानी से फॉर्म हो जाता है। एंड कभी कभी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, अगर आप वाइन शॉप या अल्कोहल वाइन शॉप या केमिस्ट स्टोर खोल रहे हो, ठीक है। इसमें ईज़ ऑफ फॉर्मेशन में ये दिया है कि इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, मतलब कुछ भी नहीं करना है, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, आप बस बिज़नेस शुरू कर दो, ठीक है। अब बिज़नेस शुरू कर दो एंड कोई भी आपको कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करनी, एकदम इजीली ये स्टार्ट हो सकता है आपका बिजनेस, ठीक है। देन आपका है फ्रीडम ऑफ एक्शन। फ्रीडम ऑफ एक्शन, फ्रीडम ऑफ एक्शन में दिया गया है, कर्ता जो होता है, कर्ता की बात है कि एक्शन का क्या मतलब है? एक्शन आपका वही मैनेजमेंट में क्या करना है एंड सबसे कंट्रोल कैसे करना है, मैनेजमेंट उससे रिलेटेड है। जो कर्ता होता है वही सब कुछ मैनेज करता है, ठीक है। तो अगर कर्ता को हेड बनाया गया, मैनेजर बनाया गया उस पूरे बिजनेस का, देन कोई भी आपके कर्ता के डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकता है।
जितना भी मैनेजमेंट का काम है वो सब सेंट्रलाइज्ड है कर्ता पे, कर्ता ही मैनेज करेगा। एंड उनके वो डिसीजंस को या वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, कोई भी आकर, कोई भी और को पार्टनर और मेंबर आके उनके डिसीजन को नहीं कह सकता, नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं, ऐसे नहीं कर सकता है। मतलब इसमें जो आपके टर्म यूज़ हुए हैं वो ये है कि नो अदर मेंबर ऑफ द फैमिली कैन इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज सेंट्रलाइज्ड विद द कर्ता, उन्हें करना है एंड कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। सो देयर इज़ फ्रीडम ऑफ एक्शन किसके लिए, कर्ता के लिए। कर्ता इज़ फ्री टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल बिकॉज ही इज़ द सोल मैनेजर। ठीक है, भले ही बाकी मेंबर्स है बट ही इज़ द मैनेजर बिकॉज ही इज़ द ओल्डेस्ट मेंबर इन द फैमिली। तो ये आपका फ्रीडम ऑफ एक्शन था। देन कम्स पर्सनल कॉन्टैक्ट। पर्सनल कॉन्टैक्ट, पर्सनल कॉन्टैक्ट सोल प्रॉपर्टीशिप में भी था कि नहीं था। पर्सनल कॉन्टैक्ट सेम इसमें भी, जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस में भी इट इज़ वेरी इजी टू मेंटेन पर्सनल कॉन्टैक्ट्स विद द कस्टमर्स। जो आपके कस्टमर्स हैं उनके साथ आप बहुत ईजिली, जॉइंट इन द फैमिली है, ठीक है, सारे मेंबर्स भी फैमिली ही है, रियल फैमिली है, ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं कि अलग अलग लोगों को मिला के बनाया गया, ठीक है। सो देयर इज़ एक अंडरस्टैंडिंग होती है, कस्टमर्स भी जो आपके आते हैं तो उनसे भी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है एंड बहुत पर्सनल कॉन्टैक्ट्स आप कस्टमर्स के साथ बना सकते हो। बुक में भी यही दिया गया। एंड एम्प्लॉयज़ ऑल्सो, देखिए बिजनेस है, एम्प्लॉयज़ भी हैं, कस्टमर्स, सब कुछ आएगा। कैसे मेन होता है, देखिए एक और बात बताते हैं, जॉइंट इन दो फैमिलीज़ लाइक आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप जो है, ये भी जॉइंट इन दो फैमिली बिजनेस है, ठीक है, ये भी है। तो बस आप ये देख के कुछ चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप उसको बिजनेस की तरह देख कर ही करिए। जैसे इसमें लिखा है, आप बात करते हैं मेंबर्स जॉइंट इन दो फैमिली है, तो एम्प्लॉयज़ भी इसमें रहेंगे, कस्टमर्स भी, सब रहेंगे जो भी बिजनेस में होता है। पर्सनल कॉन्टैक्ट में है, जॉइंट इन दो फैमिली बिजनेस कैन मेंटेन डायरेक्ट एंड इंटीमेट कॉन्टैक्ट्स विद द कस्टमर्स एंड द एम्प्लॉयज़। आराम से पर्सनल कॉन्टैक्ट बन सकते हैं। एंड पर्सनल कॉन्टैक्ट्स होने का फ़ायदा ही है, कस्टमर से आप जितना फ्रेंडली रहोगे, कस्टमर आपसे भी, कस्टमर भी आपसे ही बिजनेस करेगा, आपसे ही गुड्स लेगा, ठीक है। सो ये आप ही के फ़ायदे की बात है, कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशंस, कौन सी बुरी बात है, अच्छी बात है। तो ये भी मेरिट है। देन आपका आता है अटमोस्ट सीक्रेसी। सीक्रेसी मेंटेन रहती है। जो भी सीक्रेट्स हैं वो करता जो रहेगा, करता को ही पता होते हैं। करता वो सीक्रेट्स बताने के, बिजनेस के सीक्रेट्स बताने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अकाउंट्स भी आपके थे, जो अकाउंट्स होते हैं वो भी कोई इंस्पेक्ट नहीं कर सकता कि, ठीक है। तो ऐसे इसमें दिया गया है कि सीक्रेट्स ऑफ बिजनेस आर नोन टू करता ओनली। अगर, क्योंकि क्या है, मतलब अगर आपने फैमिली मेम्बर्स, भले ही आप को पार्टनर्स बोलो, मेम्बर्स हैं आपके, फैमिली मेम्बर हैं, उन्हें बोलो, बट देन टू, क्योंकि कोई भी मतलब इतना लॉयल नहीं है कि वो बिज़नेस के लिए इतना लॉयल है। सो करता कोई केवल सीक्रेट्स पता होते हैं। अदरवाइज़ अगर वो और मेंबर्स को सीक्रेट्स बता देंगे देन देयर इज़ अ चांस कि वो सीक्रेट्स बिजनेस से बाहर जाएं, जो कि उस बिज़नेस के लिए कुछ गलती हो, ठीक है, उस वजह से बिज़नेस के साथ कुछ गलती हो। सो सारे सीक्रेट्स जो कर्ता के पास ही रहते हैं, बिज़नेस सीक्रेट्स बाहर नहीं जाने चाहिए, केवल कर्ता को पता रहते हैं, कोई और उनसे पूछ भी नहीं सकता, किसी को उन्हें नहीं बताना है। तो बिज़नेस सीक्रेट्स मेंटेन रहते हैं, एक ही पर्सन को पता रहते हैं, ठीक है। देन लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी, अब देखिए यहाँ पर वही जो फीचर में बताया था लायबिलिटी के बारे में, लिमिटेड लायबिलिटी, जितने भी मेंबर्स होते हैं, को पार्टनर्स होते हैं उस जॉइंट इन द फैमिली में, दे हैव अ लिमिटेड लायबिलिटी। उनकी वो लायबिलिटी इज़ लिमिटेड टू द शेयर ऑफ देयर शेयर इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। उसमें जितना उनका भी शेयर बनता है उतने ही तक उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, एक्स्ट्रा अमाउंट वो देंगे नहीं। से मेरिट है। ये कैरेक्टरिस्टिक जो जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस की है, इट इज़ अ मेरिट, एडवांटेजेस है, ठीक है। बिकॉज सोल प्रॉपर्टीशिप में अगर आपने देखा था, उसमें सोल प्रॉपर्टर एक ही पर्सन था पहली बात तो, एंड देन उनकी प्रॉपर्टी अनलिमिटेड थी। बट इसमें जो मेंबर्स हैं, को पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी लिमिटेड होती है केवल, ठीक है। सो इट इज़ अ मेरिट फॉर जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस। लिमिटेड लायबिलिटी होती है को पार्टनर्स की।
अब इसमें अगर आप जैसे पूछा गया लिमिटेड लाइबिलिटी एज अ मेरिट आप बताओ, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है को पार्टनर्स की। कर्ता के बारे में कुछ मत लिखिएगा बिकॉज कर्ता की अनलिमिटेड है। एंड अगर आप वो स्टेटमेंट भी लिख दोगे कि कर्ता की अनलिमिटेड, देन कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा ना, फिर ये मेरिट कैसे हो गया, वो तो आपका डीमेरिट में आएगा। तो आपको इसलिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक्चुअली क्या पूछ रहा है। मेरिट में आपका लिमिटेड लाइबिलिटी मेरिट हो गया, एंड यही डीमेरिट में जाके जो करता है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी, वो डीमेरिट हो जाएगा। बिकॉज आप ओवरऑल इस बिजनेस के मेरिट और डीमेरिट की बात कर रहे हो। कोई चीज़, कोई कैरेक्टरिस्टिक इस बिजनेस की मेरिट है किसी के लिए एंड किसी के लिए डीमेरिट है, ये होता है। देन आपका आता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी बनी रहती है बिजनेस की, ऑब्वियस सी बात है। डेथ हो जाएगी को पार्टनर की, किसी मेंबर की या कर्ता की, देन बिजनेस खत्म नहीं होना है। इट कम्स टू एन एंड व्हेन एवरीवन अग्रीज कि हाँ हमें बिजनेस एंड करना है, ठीक है। तो किसी ऐसे बिजनेस एंड नहीं होगा, डिजॉल्व नहीं होगा, तो बिजनेस की कंटिन्यूटी बनी रहती है, वो चलता रहता है अच्छे से, रुकता नहीं बीच में। एंड क्योंकि जब फैमिली ब्रेक डाउन होगी, पूरी जॉइंट फैमिली का अगर ब्रेक डाउन हो जाए, जॉइंट फैमिली टूट जाएगी। जब जॉइंट फैमिली नहीं रहेगी तो कौन सा जॉइंट फैमिली बिजनेस, ये बात आ जाएगी। तो फैमिली रहेगी जब तक, तब तक वो बिज़नेस चलता रहेगा। डेथ से नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। देन आपका आता है इंसेंटिव टू वर्क। इंसेंटिव टू वर्क, काम करने के लिए इंसेंटिव होता है, मतलब रहता है कि हाँ काम करना है, क्यों करना है। कर्ता मैनेजर होता है, कर्ता हेड होता है। एंड करता तो यही जाएगा ना कि अगर वो हेड है फैमिली के, है तो उनकी फैमिली ही ना, देन वो ये चाहेंगे कि हाँ अच्छे से काम रहे, उनकी फैमिली के वेलफेयर के लिए हो, देन वो काम भी करते। देयर इज़ एन इंसेंटिव टू वर्क फॉर करता। करता भी रहता है कि बिकॉज ही इज़ द हेड ऑफ द फैमिली एंड उन्हें अपनी फैमिली के वेलफेयर के लिए काम करना है, तो वो अच्छा ही काम करते हैं, तो इंसेंटिव टू वर्क बना रहता है। आलस नहीं आता है, जैसे हम लोग को आ जाता है, काम प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब नहीं होता उनमें। करता जो उनकी इंसेंटिव टू वर्क बनी रहती है। अब देखिए ये बात सोल प्रोप्राइटरशिप में भी बताई गई थी कि जो मेरिट डीमेरिट बताए जा रहे हैं, दे मे बी प्रेजेंट एंड दे मे नॉट बी प्रेजेंट, दोनों चीज़ें आपकी रहती हैं। अब जैसे आप इसमें देखो फ्रीडम ऑफ एक्शन है कर्ता की, इसमें आपको मेरिट बोल दिया गया कि हाँ फ्रीडम रहती है। अब मान लीजिए कि जॉइंट हिंदू फैमिली कोई ऐसी है जहाँ कर्ता की नहीं ज़्यादा चलती हो, ठीक है, एंड उनको नहीं इतना मेरिट मिल रहा, उनको नहीं उनका इतना फ्रीडम हो, वो क्या डिसाइड करें, मे बी मेंबर्स इंटरफेयर करते हो, ठीक है। तो ये मेरिट्स डीमेरिट्स मे बी प्रेजेंट, दे मे नॉट बी प्रेजेंट, डीमेरिट भी आपके मे नॉट बी प्रेजेंट। अब जैसे इंसेंटिव टू वर्क है, ज़रूरी नहीं हर कर्ता में इंसेंटिव टू वर्क करे, हर कर्ता अपनी फैमिली के वेलफेयर के बारे में सोचे। एंड जब ऐसा होता है तभी वो फैमिली का ब्रेक डाउन हो जाता है एंड वो बिजनेस बंद हो जाता है। तो ये समझ के चलिए कि ये सब कोई एब्सोल्यूट चीज़ें नहीं है कि हाँ दे आर प्रेजेंट, ठीक है, दे आर प्रेजेंट वाली बात नहीं है, दे मे बी प्रेजेंट, दे मे नॉट बी प्रेजेंट, ये माइंड में बना के चलेगा तो ये डाउट्स नहीं आएंगे फालतू वाले। इंसेंटिव टू वर्क बस मेरिट की तरह समझ लीजिए। अब आपका आता है ये टर्म एंसेस्ट्रल गुडविल। दो टर्म्स हैं, एंसेस्ट्रल एंड गुडविल। एंसेस्ट्रल मतलब वही पुश्तैनी, हेरिडिटरी, जो सालों से चला आ रहा हो, एंसेस्ट्रल आपके पूर्वजों से रिलेटेड। एंड गुडविल, गुडविल का क्या मतलब है? गुडविल सिंपल शब्दों में रेप्यूटेशन। देखिए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है तो उसमें आपकी वो एंसेस्ट्रल गुडविल चली जाती है, ठीक है। अगर कोई अभी मेल मेंबर होगा कोई है एंड वो बिज़नेस जो जिस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के वो पार्ट हैं, वो उनके ग्रेट ग्रैंड फादर के टाइम से चला आ रहा है, या उनसे भी ग्रैंड फादर जो उनसे चला आ रहा है, देन क्या है, अगर वो बिज़नेस इतनी जनरेशन से चला आ रहा है, देन उस बिज़नेस का नेम फेम रेपुटेशन मार्केट में बन चुकी होगी, ठीक है। तो ये एक मेरिट होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अभी मेंबर्स के लिए, कि अगर वो उनका बिजनेस चला आ रहा है कई जनरेशन से, तब वो उनकी एंसेस्ट्रल रेपुटेशन बनी रहती है। अगर आप नॉर्मल अपने उसमें भी देखो, देन एक छोटे से स्टोर की भी रेपुटेशन बन जाती है अगर वो स्टोर कई सालों से चला आ रहा होता है। कि जैसे कि अभी मेरे ही उसमें है कि एक स्टेशनरी शॉप है,
मेरे घर के पास में। तो वहाँ पे क्या है ना, वो उस स्टेशनरी स्टोर से मेरे मम्मी एंड पापा ने भी सामान ख़रीदा है, ठीक है। एंड उस टाइम पे जो आज उस स्टोर के ओनर हैं, उसके पहले उनके पापा एंड उनके भी पापा हुआ करते थे, तो उनके फादर, ऐसे चलता रहता है। तो वो रेपुटेशन बनी हुई, एंड आज भी उनके स्टोर पे लाइन लगी रहती है स्टेशनरी का सामान खरीदने की। तो वो, ये तो एक नॉर्मल सोल प्रोप्राइटरशिप की बात थी, बट इनमें व्यक्ति की फैमिली बिजनेस है, तो इनकी रेपुटेशन ऑलरेडी बनी हुई होती है, तो इसका फ़ायदा रहता है। देखिए, रेपुटेशन अगर आपकी बनी हुई है, देन ऑब्वियस सी बात है आप फ्लरिश करोगे, ग्रो करोगे, एक्सपैंड करोगे। ये बात होगी आपके साथ। तो एंसेस्ट्रल गुडविल, एंसेस्ट्रल रेपुटेशन आपकी बनी रहती है। एंड एक और चीज़, अभी एक नया टर्म इस वाली डेफिनेशन में आपकी बुक में दिया गया है, एंड वो टर्म है आपका क्रेडिट वर्दिनेस। क्रेडिट वर्दिनेस, ठीक है। क्रेडिट मतलब लोन, वर्दिनेस कितने कैपेबल हो आप, कितने वर्दी हो आप कि आपको लोन दिया जाए। क्रेडिट वर्दिनेस वो होती है कि आप कितने क्या आप केपेबल हो कि आपको लोन दिया जाए इस पर्टिकुलर अमाउंट का, ठीक है। अभी मान लो आप स्टूडेंट हो, आप 9th या 10th क्लास के 11th क्लास के स्टूडेंट हो, एंड आप लोन लेने जाओ, एंड लोन आप ले लो 20 lakhs का, तो क्या वो, एंड आप बस जाओ, आपको कोई आगे पीछे नहीं है, देन क्या वो आपको, एंड अगर आप मेजर हो, एंड क्या आपको वो बैंक लोन देंगे 20 lakhs का? नहीं देंगे, ठीक है। वो सिक्योरिटी मांगते हैं उसके पहले पीछे कि हाँ आप कुछ अपना रख के जाओ, एंड देन विल गिव यू लोन। ऐसे ही 20 लाख उठाकर नहीं दे देंगे। इसको क्रेडिट वर्दिनेस कहते हैं। एंड अभी कोई बहुत बड़ा आदमी जाए, अंबानीज बिरलाज जाए 20 लाख का लोन लेने, तुरंत दे दिया जाएगा, बिकॉज उनकी वो बनी हुई है, वो क्रेडिट वर्दिनेस है उनकी। ये नॉर्मल एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिया जा रहा है। अब वो जाएंगे लेने, देन उनको मिल जाएगा लोन, आसानी से मिल जाएगा। 20 lakhs कोई बड़ी बात नहीं उनके लिए, उनको लोन दे दिया जाएगा, बिकॉज बैंक को पता है कि हाँ ही इज़ वर्दी इनफ टू गेट द लोन ऑफ 20 lakhs, बिकॉज वो पे बैक कर देंगे, उनके पास इतना है कि वो दे देंगे, ठीक है। तो ये क्रेडिट वर्दिनेस होती है। जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, उनकी इस एंसेस्ट्रल गुडविल जो रेप्यूटेशन बनी हुई है, क्यों बनी होगी? क्योंकि उनकी क्रेडिट वर्दिनेस भी बहुत अच्छी है, उनकी क्रेडिट वर्दिनेस अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है? पहली बात तो उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, अगर वो इतनी जनरेशन से चला आ रहा है, देन ऑब्वियस सी बात है उनकी जो प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो हो रही है वो बहुत ज़्यादा है। एंड सेकेंडली, जो करता है उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी जो होती है कर्ता की, वो भी एक फैक्टर है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का क्रेडिट वर्दिनेस हाई होता है। क्रेडिट वर्दिनेस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का हाई होता है बिकॉज उनके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, एंड सेकेंडली उनके जो कर्ता होते हैं उस बिजनेस की, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है कि अगर बाय चांस वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस लोन नहीं पे बैक कर पाए, देन कर्ता जो है उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से ले लेंगे, ठीक है। तो ये सोच के उनको लोन्स मिल जाते हैं आसानी से। लोन्स बहुत चाहिए, लोन ज़रूरी होते हैं, फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है अगर आपको बिजनेस ग्रो एंड एक्सपेंड करना है, तो क्रेडिट वर्दिनेस हाई होती है। तो ये मेरिट ही है, एडवांटेजेस बात है इनके लिए कि उनकी क्रेडिट वर्दिनेस हाई है। लाइक बुक में आपका लाइन है, द क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ द बिजनेस इज हाई ड्यू टू द लार्ज प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली एंड अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता। इन दो फैक्टर्स की वजह से इस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की क्रेडिट वर्दिनेस हाई रहती है। तो एक आपने ये मेरिट देख लिया, अब आगे देखते हैं क्या है। देखिए, अब आपका है क्विक डिसीजंस। डिसीजंस लेने का काम किसका है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में? कर्ता का। मैनेजर है वो, करता है, जो करता है उनको डिसीजंस लेने हैं, उनको फ्रीडम ऑफ एक्शन है, ठीक है।
मेरिट में देखा आपने, उनके डिसीजंस में उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। जब कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है एंड कर्ता को किसी को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज डिसीजन उन्हें ही लेना है, देन वो जल्दी डिसीजंस ले लेते हैं। क्विक डिसीजंस वाली भी मेरिट है। क्विक डिसीजंस इसलिए ले लेते हैं, देखिए बिजनेस में क्या है ना कि आपको डिसीजंस जल्दी लेने पड़ते हैं। बहुत कुछ तो बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ही जल्दी तुरंत डिसीजन चाहिए होते हैं, बट मे बी कुछ डिसीजन में कम टाइम लगे कुछ बिजनेसेस में, बट डिसीजन जल्दी लेना सही होता है, उसमें आप डिले नहीं कर सकते, वरना अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाती है। तो डिसीजंस जल्दी अगर आप ले पा रहे हो बिजनेस में, देन बिजनेस के लिए वो अच्छा रहता है, ठीक है, अगर सही डिसीजंस हो तो कर्ता जो होते हैं उन्हें जब किसी से कंसल्ट नहीं करने की ज़रूरत है, किसी से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, देन उनके डिसीजंस क्विक होते हैं, जल्दी ले सकते हैं वो, एंड बिजनेस के अच्छे के लिए होता है वो। लाइक बुक में आपका दिया है, कर्ता अलोन इज ऑथराइज टू टेक ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द फैमिली बिजनेस, ठीक है। ही नीड नॉट कंसल्ट अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड हिज डिसीजन इज फाइनल, और उनके डिसीजन को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है, उनका ये फाइनल डिसीजन होता है। ये हो गया। देन आपका टर्म एक और आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमिक्स आपने इकोनॉमी से रिलेट करा होगा। इकोनॉमी का कॉमर्स में आप मतलब समझिए, हिंदी में है पैसा बच रहा है। समझ आ रहा है? पैसा बच रहा है। इकोनॉमी का मतलब आपका किसी एक्टिविटी की वजह से, कुछ ऐसी चीज़ की वजह से पैसा आपका बच रहा है, उसे इकोनॉमी कहते हैं। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में किस चीज़ का पैसा बच रहा है? मैनेजमेंट का। सोल प्रोप्राइटर वाले में बताया था कि आगे कुछ ऐसे आप ओनरशिप स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ोगे जिसमें हमें अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए भी लोग एम्प्लॉय करने पड़ते हैं, क्योंकि बिजनेस इतना फैल जाता है, इतना बड़ा होता है। इसमें क्या है, मैनेजमेंट का काम कौन कर रहा है? कर्ता कर रहा है। कर्ता को कोई सैलरी दे रहा है? नहीं दे रहा है। बट अगर कर्ता ने किसी को एम्प्लॉय करा होता, किसी प्रोफेशनल मैनेजर को, MBA ग्रेजुएटेड, IIM ग्रेजुएट को अगर किया होता, देन ऑब्वियस सी बात है उसे सैलरी देनी पड़ती। तो क्या वो सैलरी कर्ता ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं, एंड वो मैनेजमेंट का काम देख रहे हैं। तो इकोनॉमी हो गई, पैसा बच रहा है। उस मैनेजर की जो सैलरी देनी थी, जो फीस देनी थी, वो उनकी बच गई, ठीक है, बिकॉज मैनेजमेंट का काम कर्ता खुद ही देख ले रहे हैं। ऐसा काम आपके साथ जनरली अक्सर हुआ होगा कि आपने कोई काम खुद से करते होगा एंड देन बोलोगा हाँ भाई इसके तो पैसे बच गए, वो इकोनॉमी हो गई, ठीक है, ये होता है। तो इकोनॉमी में है एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट आर लो एज कर्ता इज द सोल मैनेजर एंड कंट्रोलर ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस लो जाते हैं, पैसा बच जाता है, ये हो गया। देन आपका आता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, वो क्या काम कर रहे हैं बिजनेस में, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, वो चेंज कर सकते हैं आसानी से। कैसे? इसमें दिया आपके में, अनडिवाइडेड कंट्रोल क्रिएट्स फ्लेक्सिबिलिटी इन बिजनेस, द फैमिली फर्म इज फ्री फ्रॉम लीगल रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। जो कंट्रोल का काम हो रहा है इट इज़ अनडिवाइडेड, कंट्रोल जो कर रहा है वो लोगों में डिवाइडेड नहीं है। कौन कंट्रोल कर रहा है? कर्ता कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। उन कंट्रोल करने का काम डिवाइडेड है, 3-4 लोगों में नहीं है कि इंसान कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एंड लीगल फॉर्मेलिटीज़, लीगल रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। आगे ओनरशिप स्ट्रक्चर्स में आप देखोगे कि उसमें लीगल रेस्ट्रिक्शंस बहुत होते हैं, लॉ से रिलेटेड। लॉ के बहुत सारे पड़े रहते हैं कि हाँ हर चीज़ में उनको कोई ना कोई लीगल चीज़ फॉर्मेलिटी आ जाएगी करने को, अदरवाइज केस हो जाएगा उन पर। तो ये चीज़ें जॉइंट इन टू फैमिली बिजनेस में लीगल रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, नो लीगल रेस्ट्रिक्शंस, इसीलिए ये आसानी से बन भी जाती है। जॉइंट इन टू फैमिली बिजनेस बन जाता है आसानी से, बिकॉज लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं, एंड जो उनके ऑपरेशंस हैं जो वो कर रहे हैं वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, वो आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स बदल सकते हैं। ये होता है बिकॉज देयर आर नो लीगल रेस्ट्रिक्शंस एंड अनडिवाइडेड कंट्रोल। कंट्रोल का काम डिवाइड नहीं है कई लोगों में, एक इंसान करता है, ठीक है। तो ये आपका था मेरिट्स, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेरिट्स थे।
देखिए आंसर जब आपके आएंगे, क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं डिटेल वाले, उसमें वो क्या करते हैं ना, उसमें पूछते हैं कि गिव 5 मेरिट्स एंड 5 डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस। तो उसमें आपको आंसर लिखने में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हेडिंग ज़रूर दीजिएगा। बिकॉज लोग क्या करते हैं अक्सर हेडिंग नहीं देते हैं, हेडिंग बहुत ज़रूरी है। एंड ऐसे याद नहीं होगी, आपको वो चीज़ रीड करनी पड़े। कॉमर्स थ्योरी सब्जेक्ट इसीलिए है बिकॉज कॉन्सेप्ट भी समझना है, एंड उस कॉन्सेप्ट को आप कैसे फ्रेम करके आंसर में लिखोगे, उसके लिए जो हेडिंग्स हैं वो भी समझना ज़रूरी है। वो याद होनी चाहिए हेडिंग्स आपको, एंड हेडिंग्स आपको तब याद होगी जब आप एक एक हेडिंग को रिलेट कर सकोगे। लाइक इसमें आपने ये देखा कि इसमें फ़ीचर्स में आपका दिया था लाइबिलिटी का, ठीक है। तो वो आपने फ़ीचर की एक हेडिंग ले ली लाइबिलिटी, उससे आपका एक मेरिट निकल आया। लाइबिलिटी के बारे में आपने पढ़ा, करता है कि अनलिमिटेड, को पार्टनर्स की लिमिटेड, उससे आपका एक मेरिट निकल आया लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ को पार्टनर्स, एंड एक डीमेरिट निकल आया अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, ठीक है। फिर आपने मैनेजमेंट का देखा, तो मैनेजमेंट का आपका इसमें आ गया कि मेरिट में आ गया फ्रीडम ऑफ एक्शन और क्विक डिसीजंस और इकोनॉमी, उससे आपका ये आ गया कर्ता मैनेज करता है। तो आपको रिलेट करना पड़ेगा एंड देन ये समझ आएगा, इसीलिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे याद करके कॉमर्स तो कभी नहीं होने वाली है कि हाँ उसको याद कर लो रट लो एंड हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा एंड आप फिर उसको रीड करोगे तो खुद ही आपके मुंह से वो कीवर्ड्स निकलेंगे, ठीक है। तो कीवर्ड्स आएंगे, याद आ जाएंगे, आदत बन जाएगी थोड़े टाइम में, बट उसके लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो मेरी यही सलाह है कि आप अगर ये वीडियो देखते हो देन उसके बाद आप ज़रूर उस चीज़ को रीड कर लो, उतना पार्ट एक बार रीड कर लो, भले समझ आए ना आए बट एक बार रीड ज़रूर कर लो, ठीक है। एंड इन कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लो। तो क्योंकि पता है होता क्या, कुछ कीवर्ड्स हैं जो कई बार रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। इसमें देखिए लाइबिलिटी आपका चला आ रहा है, लिमिटेड अनलिमिटेड, ठीक है। इंसेंटिव टू वर्क, इकोनॉमी आपका बहुत बार आएगा आगे, ठीक है। एंसेस्ट्रल गुडविल, अब गुडविल में क्रेडिट वर्दिनेस, तो ये टर्म्स आपके रिपीट होते रहेंगे। तो ये रिपीट तो बुक में हो रहे हैं ना, उसके साथ आपको भी रिपीट करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब आएगा, ठीक है। बिकॉज आंसर्स जो कॉमर्स के हैं उसमें कीवर्ड्स ही देखे जाते हैं, हेडिंग्स एंड कीवर्ड्स। एंड हेडिंग्स के लिए मार्क्स होते हैं, बिकॉज मेरे नाइन्थ एंड 10th के टाइम में मार्क्स थे, हेडिंग पे मार्क्स होते थे। हमारी टीचर तो ये बोलती थी कि देयर आर मार्क्स फॉर हेडिंग्स ऑल्सो। सो हेडिंग्स के मार्क्स होते हैं, आपका नहीं पता, बट इट इज़ बेटर कि आप हेडिंग्स भी देख लो, याद कर लो, ठीक है। तो चलो मेरिट हो गया, अब आते हैं डीमेरिट्स पर। डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस और कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स। डीमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस एंड कॉन्स क्या होते हैं। डीमेरिट क्या है, पहला डीमेरिट है आपका लिमिटेड कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल पहले भी बताया था, जो सबसे पहले आप मनी लगाते हो बिजनेस चलाने में, बिजनेस शुरू करने में सबसे पहले जो आप मनी लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो बिजनेस में, वो कैपिटल होता है, ठीक है। जो ओनर पैसा लगाता है, ओनर जो पैसा लगाता है, सिंपल बताए, ओनर ने जो पैसा लगाया बिजनेस में वो आपका कैपिटल हो गया, ठीक है। तो लिमिटेड कैपिटल क्यों होता है इसमें, बिकॉज देखिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो होती है, जो आगे जिनको जो डिवाइड होती चली जाती है, वो तो लिमिटेड ही है, वही कैपिटल होता है जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस का। तो एक लिमिट वाली है एंड वो उतनी ही प्रॉपर्टी तक कैपिटल लिमिटेड आपका। अगर आपकी वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उस बिज़नेस की मान लीजिए 2 करोड़ है, ठीक है। देन 2 करोड़ की अगर वो प्रॉपर्टी है एंड वो डिवाइड 3-4 जनरेशन से डिवाइड होती चली आ रही है, ठीक है। तो पहली बात तो कैपिटल तो आपका उतना ही लिमिटेड है, एंड सेकेंडली जितने बार मेल मेंबर्स बॉर्न होंगे वो प्रॉपर्टी उनमें डिवाइड होती चली जाएगी, जितने मेल मेंबर्स बॉर्न होंगे वो प्रॉपर्टी का शेयर होता चला जाएगा, डिवाइड होती चली जाएगी। तो वो लिमिटेड है, उतना ही लिमिटेड जितना वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उतना ही कैपिटल आपका इस बिज़नेस में रहता है। एंड बिज़नेस को ग्रो करने के लिए हमें और पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अगर बिज़नेस ग्रो करना है देन यू नीड फंड्स की ज़रूरत है, बट लिमिटेड कैपिटल इसमें होता है बिकॉज ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड बाय बर्थ ऑफ एवरी मेल मेंबर दैट प्रॉपर्टी गेट्स डिवाइडेड और शेयर उनका होता चला जाता है। ये आपका एक डीमेरिट था जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस का।
अब देखिए दूसरा डीमेरिट क्या है, दूसरा डीमेरिट है वही अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ठीक है। अगर वही बात है, अगर जो असेट्स कम पड़ गए एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप टू पे बैक द लाइबिलिटीज, देन पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द कर्ता कैन ऑल्सो बी ले सकते हैं, ये होता है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी कर्ता की होती है, ठीक है। देन आपका आता है लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी। जो मैनेजमेंट की एबिलिटी है, देखिए यही आपका सोल प्रोप्राइटरशिप पे भी एक डीमेरिट था कि जो सोल प्रोप्राइटर मैनेज करता है वो उसमें वो एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं होती है, बिकॉज सोल प्रोप्राइटर ज़रूरी नहीं है कि वो कोई प्रोफेशनल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर आया हो, ठीक है। करता भी इसमें जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को मैनेज करते हैं। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि सारी मैनेजमेंट क्वालिटीज़ उनमें हो। अगर उनको कंपेयर करा जाए एंड उनकी जगह किसी प्रोफेशनल मैनेजर को रखा जाए, देन ऑब्वियसली 100% चांस है कि दैट बिजनेस विल बी कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड इन अ मच बेटर वे दैन करता डज, ठीक है। सो देयर इज़ लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। कर्ता की जितनी नॉलेज है उनके मैनेजमेंट में और कोई इंटरफेयर भी नहीं कर सकता है, वो उन्हें किसी से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो देयर मे बी, और उनके डिसीजंस भी वो लेने में उन्हें किसी से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो उनके डिसीजंस हेस्टी हो सकते हैं, जल्दबाजी में ले जा सकते हैं एंड गलत हो सकते हैं। जो बिज़नेस के साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाए, कुछ गलत होगा, बुरा हो जाएगा बिजनेस के साथ, मैनेजमेंट ख़राब हो जाएगी, तो ऐसा हो सकता है। सो देयर आर लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। करता अकेले सब कुछ मैनेज भी नहीं कर सकता ना, देखो एक इंसान के बस की बात नहीं होती सब मैनेज करना, बट कर्ता को करना पड़ता है। सो इसमें दिया है कि कर्ता अलोन मे नॉट बी कम्पिटेंट टू मैनेज द बिजनेस, देयर इज़ लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट, है ना, कोई स्पेशलाइज्ड तो वो होते नहीं है। अब अगर वो उन्होंने सही में कर, देखिए ये भी डीमेरिट में भी प्रेजेंट, मे बी वो करता जो हो एक टाइम में क्या वो कोई प्रोफेशनल मैनेजर रहे हो, ठीक है, उन्होंने की हो ऐसी स्पेशलाइजेशन उस पर्टिकुलर फील्ड में, इसलिए वो अच्छे से मैनेज कर लें। सो वही बात है, दे मे बी प्रेजेंट दीज मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एंड दे मे नॉट बी प्रेजेंट, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। देन आपका आता है हेस्टी डिसीजंस, भाई जो इसमें बताया था। ऑब्वियसली बात है, हेस्टी डिसीजंस क्यों नहीं हो सकते, हमारे डिसीजंस हेस्टी हो जाते हैं, जल्दबाजी में गलत सलत डिसीजंस ले लेते हैं, देन करता क्यों नहीं ले सकता है। सो हेस्टी डिसीजंस हो सकते हैं। तो डिसीजंस टेकन बाय द कर्ता में समटाइम्स भी हेस्टी एंड अनबैलेंस्ड बिकॉज ही इज ओवरबर्डन्ड विद वर्क, ठीक है, वही बात आती है, ज़्यादा काम रहता है उसमें डिसीजंस वो जल्दबाजी में गलत ले सकते हैं। ये आपका हो गया। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी not matched with reward। Responsibility not matched with reward। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी गई है वो उसका रिवॉर्ड जो मिल रहा है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को करने के लिए उससे मैच नहीं कर रही है, ये एक डीमेरिट है। क्यों, देखो होता क्या है, कर्ता जो है उसको सारी चीज़ें मैनेज करनी है, कर्ता जो है वो सारी चीज़ें सिंगल हैंडेडली मैनेज करे, यही सब कीवर्ड्स यहाँ पे, सिंगल हैंडेडली ही मैनेजेस एवरीथिंग, ठीक है, कोई भी उन्हें इंटरफेयर नहीं कर सकता है, सब किसी को कंसल्ट करने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। बट उनकी जो लाइबिलिटी है वो होती है, एंड उनकी लाइबिलिटी भी, एंड ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है कि पहले तो ही हैज़ टू मैनेज एवरीथिंग सिंगल हैंडेडली, देन हिज लाइबिलिटी इज ऑल्सो अनलिमिटेड। सो एट द टाइम व्हेन दीज लाइबिलिटीज आर पेड ऑफ एंड कुछ कमी रह जाती है, देन हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी इज एट रिस्क कि हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी विल ऑल्सो हैव टू पे बैक द लाइबिलिटीज़, ऐसा होगा। इनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, इनके ऊपर सारा काम का बोझ रहता है, सिंगल हैंडेडली मैनेज करते हैं। बट जो उनको शेयर मिलता है उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में वो बाकियों जितना होता है। जितने भी मेंबर्स होते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पे सबका शेयर इक्वल होता है, ये बात याद रखिएगा। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जितने भी को पार्टनर्स होते हैं, को पार्टनर्स, उन सब का इक्वल शेयर होता है। ये आपका फैमिली है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, मान लीजिए ए आपके करता है,
एंड उनकी प्रॉपर्टी मान लीजिए है 1 लाख रुपीज़ की, ठीक है। तो 25,000 इनका, 25,000 बी का, 25,000 सी का, 25,000 डी का, ठीक है। शेयर सबके बराबर, बट कर्ता को सिंगल हैंडेडली सब मैनेज भी करना है एंड उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी है। बाकी सारे जो बी सी डी हैं को पार्टनर्स, उनका क्या, उनकी सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड है 25,000 तक। अगर उनकी लाइबिलिटीज़ पे बैक करने में बिजनेस में कमी पड़ रही है, देन उनसे बी सी और डी से कोई कह नहीं सकता है कि आप जो है हमें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से दो, बिकॉज इन तीनों की लाइबिलिटीज़ लिमिटेड होती है। बट ये जो करता है, इनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है एंड इनका शेयर भी सब इक्वली, इनको फिर ज़्यादा देना चाहिए। इफ़ इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है देन इनका ज़्यादा शेयर बनना चाहिए, काम भी ज़्यादा करते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यही इसमें है कि कर्ता मैनेजेस द बिजनेस सिंगल हैंडेडली, ही अलोन बेयर्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी केवल कर्ता की होती है, ठीक है। बट हिज शेयर इन द बिजनेस इज इक्वल टू दैट ऑफ एनी अदर को पार्टनर। और कोई भी जो मेंबर है उनके जितना ही शेयर होता है इनका, एंड ही रिसीव्स नो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड फॉर द एक्स्ट्रा वर्क विच ही इज डूइंग। जो मैनेजमेंट का एक्स्ट्रा काम वो कर रहे हैं सिंगल हैंडेडली, उसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड नहीं मिलता, उनका शेयर भी बराबर होता है बाकी को पार्टनर्स, बाकी मेंबर्स जितना ही होता है, ठीक है। ये आपका एक और डिमेरिट था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कर्ता की है, इट इज़ नॉट मैच्ड विद द रिवॉर्ड जो उन कर्ता को हम दे रहे हैं। रिवॉर्ड देता ही नहीं कोई, रिवॉर्ड है ही नहीं उनका कोई। देन आपका एक और डिमेरिट आता है सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट तो आना ही है, कर्ता को सब खुद से मैनेज करना है, किसी को पार्टनर को अच्छा नहीं लगा डिसीजन एंड फैमिली में झगड़ा हो गया, ऑब्वियसली बात है। अब इसको कॉमर्स की लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, एक्सक्लूसिव कंट्रोल बाय द कर्ता। एक्सक्लूसिव कंट्रोल जो कर्ता कर रहे हैं मैनेजमेंट में इन सब चीज़ों में, इट ऑल्सो क्रिएट्स एक सबके सब में एक सेंस वाला आ जाता है कि नहीं ये कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये क्यों पूरा कंट्रोल दिखा रहे हैं। सो इट क्रिएट्स लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन द पार्ट ऑफ अदर मेंबर्स। बाकी मेंबर्स उन पर ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं अगर वो ज़्यादा कंट्रोल दिखा लगते हैं। ऑब्वियसली बात है, लोगों को ज़्यादा कंट्रोल पसंद नहीं आता है, जबकि कर्ता का राइट है कि उन्हें सब करना है, उन्हें ही सब मैनेज करना है, कोई और कुछ नहीं बोल सकता है, बट लोगों को बुरा लगने लगता है, ठीक है। देन क्या होता है, सस्पिशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स में अराइज बिकॉज कर्ता अलोन नोज ऑल द ट्रेड सीक्रेट्स। अब सारे सीक्रेट्स भी कर्ता को पता है, वो किसी को शेयर करने नहीं करना है, जो उनके अकाउंट्स है वो भी कोई आकर इंस्पेक्ट नहीं कर सकता है, सारा कंट्रोल भी कर्ता कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, सस्पिशंस और राइवलरी वाली फीलिंग आ जाती है, ठीक है, वो आ जाती है, जिसकी वजह से झगड़े होने लगते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं। एंड कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से क्या होता है, यही होता है कि वो जॉइंट हिंदू फैमिली जो है वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बंद हो जाती है, टूट जाती है। सो दिस मे लीड टू अ स्प्लिट इन द जॉइंट फैमिली सिस्टम एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द फैमिली बिजनेस। वो जो फैमिली है फिर फैमिली स्प्लिट हो जाती है, जॉइंट से वो सब अलग अलग हो जाते हैं एंड देन क्या होता है, फैमिली बिजनेस बंद हो जाता है। तो सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी अभी डीमेरिट है आपका, दिस मे ऑल्सो भी प्रेजेंट, मे नॉट बी प्रेजेंट। मान लो सब बहुत अच्छे से रह रहा है तो ये नहीं होगा डीमेरिट, ये होता है। हाँ, लास्ट डीमेरिट, स्कोप फॉर मिसयूज। स्कोप फॉर मिसयूज तो होता क्या है, जब सीनियर मोस्ट मेंबर जो फैमिली का करता है, सारा कंट्रोल उन्हीं का है, देन वो क्या कर सकते हैं, वो जो उस फैमिली की प्रॉपर्टी है उसका गलत यूज़ भी कर सकते हैं। कर्जा के माइंड पे डिपेंड करता है, ठीक है। अभी उधर मेरिट में था कि देयर इज इंसेंटिव टू वर्क, कर्ता में रहती है बिकॉज वो जो अपनी फैमिली के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं। इधर डीमेरिट में है कि देयर इज स्कोप फॉर मिस यूज़, कर्ता जो उस मनी का मिस यूज़ कर सकते हैं अपने अच्छे के लिए, अपने वेलफेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये दोनों पॉसिबल चीज़ें हैं, दे मे बी प्रेजेंट मे नॉट बी प्रेजेंट, ये बात होती है। तो इसमें यही दिया है कि बीइंग द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं, कर्ता हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ऑन द फैमिली बिजनेस, ही मे मिसयूज हिज अथॉरिटी फॉर पर्सनल गेन्स। अपनी अथॉरिटी को वो अपने गेन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, कुछ गलत कर सकते हैं बिकॉज सारा कंट्रोल एंड सब उनका है, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो ये डिमेरिट्स और या डिसएडवांटेजेस मे बी प्रेजेंट इन द जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस। ये हो गया।
देखिए एक इसमें आपका समरी में दिया गया है, समरी में दिया गया जो जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस है ना, इसके भी दो पार्ट्स हैं, दो भाग हैं। मतलब ये जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस दो सिस्टम्स हैं इसके। एक आपका दया भाग है आई थिंक, हाँ दया भाग सिस्टम है, एंड एक आपका मिताक्षरा है, मिताक्षरा सिस्टम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का। जो दया भाग सिस्टम है आपका, इट इज़ प्रेवलेंट ओनली इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। देखिए इंडिया में ही जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है, एंड ये जो आपका मिताक्षरा सिस्टम है इट इज़ प्रेवलेंट इन रेस्ट ऑफ इंडिया। बाकी जो इंडिया की स्टेट्स हैं वहाँ पर मिताक्षरा सिस्टम में जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस करते हैं। तो मेन जो इनमें डिफरेंस आपका बताया गया है कि वो यही है कि जो दया भाग सिस्टम है वेस्ट बंगाल में, जो आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का प्रेवलेंट है, इसमें फीमेल कैन ऑल्सो बी द मेंबर, फीमेल्स आर अलाउड, ठीक है, कि फीमेल्स आर अलाउड टू बिकम द को पार्टनर, फीमेल्स को पार्टनर्स बन सकते हैं। मिताक्षरा सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। तो दया भाग और मिताक्षरा दो सिस्टम से जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस के, ये भी आप जो है पढ़ लीजिए, समरी में इसके बारे में दिया है, बुक में अलग से नहीं है आई थिंक, ठीक है। सो लाइक इसमें दिया है कि जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस। ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस का क्या मतलब हुआ, इनहेरिटेंस का मतलब यही है कि कैसे आप उस प्रॉपर्टी को ले रहे हो। लाइक अभी बताया था कि बाय बर्थ अगर मेल मेंबर बॉर्न हुआ है देन उसको शेयर मिल जाता है प्रॉपर्टी का। तो इसी के बेसिस में दो सिस्टम है, दया भाग मिताक्षरा। दया भाग में अगर फीमेल भी बॉर्न होती है देन उस फीमेल को भी वो शेयर मिल जाता है, एंड मेल बॉर्न होता है मेल को भी शेयर मिल जाता है। इनहेरिट कर सकती है प्रॉपर्टी फीमेल भी इन द दया भाग सिस्टम, and but in the Mitakshara system only the male can inherit the property, inherit the ancestral property, and females cannot inherit। इसी के बेसिस पर ये दो टाइप के सिस्टम बताए गए हैं। दया भाग सिस्टम जो है इट इज़ प्रेवलेंट ओनली इन वेस्ट बंगाल, एंड अंडर इट बोथ द मेल्स एंड फीमेल्स कैन बी द members of the family business, but in Mitakshara system it is operative in rest of India, and under it only males can be the members of the family business। दया भाग एंड मिताक्षरा ये दोनों जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस के सिस्टम्स हैं। अब लास्ट चीज़ एक और देख लेते हैं, देखिए जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस एंड सोल प्रोप्राइटरशिप के डिफरेंसेस हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप एंड जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस कुछ डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट डिफरेंसेस की फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये तो कोई अग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है, नो अग्रीमेंट इज़ नीडेड। अपना एक सिंगल पर्सन जाके अपना सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, एंड जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस में बाय बर्थ मेंबरशिप बन जाता है। बाय बर्थ जो है मेल मेंबर बॉर्न होता है एंड वो इनहेरिट कर लेता है प्रॉपर्टी, एंड वो जो है मेंबर बन जाता है जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस का। नंबर ऑफ मेंबर्स इसमें 1 मैन, ठीक है, एंड इसमें देयर इज़ नो लिमिट, इसमें था देयर इज़ नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। एंड मिनिमम क्या है, 2 या 2 और मोर है, सिंगल पर्सन नहीं होता है, क्योंकि आप जॉइंट हिंदू फैमिली की बात कर रहे हो तो फैमिली में 2 और मोर पर्सनस आर रिक्वायर्ड। 2 मिनिमम है या फिर उससे ज़्यादा हो सकते हैं, एंड देन उसकी कोई लिमिट नहीं होती है मेंबर्स की। स्टेटस ऑफ फीमेल्स में जो सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि फीमेल सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं कर सकते, फीमेल्स भी कर सकते हैं, नो डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन किस पे, फीमेल्स पे। एंड बट इसमें जो आपका जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस है इसमें फीमेल्स कैन नॉट बी द को पार्टनर्स, फीमेल्स कैन नॉट बी को पार्टनर्स या फिर मेंबर्स, जो भी बोलो, कि फीमेल्स कैन नॉट बी द मेंबर्स। देन आपका आता है लायबिलिटी और रिस्क क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो प्रॉपरेटर है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, एंड जो उसका रिस्क होता है अनलिमिटेड होती है, एंड सारा रिस्क वो उसी को बेयर करना पड़ता है उस सोल प्रोप्राइटर को। जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस में लिमिटेड लायबिलिटी होती है,
किसकी? को पार्टनर्स की, एक्सेप्ट करता, बाकी सबकी अनलिमिटेड, बाकी सबकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। देन आपका इसमें दिया गया है कि प्रॉफिट्स का डिवीजन कैसे होता है। तो इसमें सोल प्रॉपरेटर में तो सारे प्रॉफिट्स सोल प्रॉपरेटर को मिलते हैं, बट इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इक्वल शेयर, इसमें इक्वल शेयर होता है प्रॉफिट्स का। एंड सोल प्रॉपरेटरशिप में जो प्रॉफिट्स होते हैं वो ओनली टू प्रॉपरेटर, ओनली बिलोंग टू सोल प्रॉपरेटर। ठीक है, ये आपका डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स। द लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब है कि इसमें अगर सोल प्रॉपरेटर की डेथ हो जाएगी देन सोल प्रॉपरेटरशिप का भी एंड हो जाएगा। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में डेथ को पार्टनर्स की या कर्ता की डेथ हो जाएगी देन वो डिसॉल्व नहीं होगा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। उसके बाद रजिस्ट्रेशन तो दोनों में ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इनके फॉर्मेशन में कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ इन्वॉल्व नहीं है। आगे की ओनरशिप स्ट्रक्चर्स जो रहेंगी उसमें उनको फॉर्मेशन में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, बट सोल प्रॉपरेटरशिप में एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में नो रजिस्ट्रेशन। ये तो दोनों में सेम चीज़ है, नो रजिस्ट्रेशन एंड इसमें भी नो रजिस्ट्रेशन। लास्ट एक डिफरेंस देखना है कि कौन सा एप्लीकेशन ऑफ लॉ। अभी बताया था कि इनमें जो चीज़ें जो इनके मेरिट फीचर्स डीमेरिट्स पढ़ रहे हैं ये लॉ में लिखे गए हैं, तो इन सब का ना एक्ट बना है। तो सोल प्रॉपरेटरशिप को जो एक्ट गवर्न कर रहा है, जो लॉ गवर्न कर रहा है वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट CONTRACT एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट। हिंदू मतलब इंडियन से रिलेटेड है, इंडियन। एंड सक्सेशन प्रॉपर्टी, जैसे सक्सेसर जो वर्ड यूज़ होता है, टर्म यूज़ होता है, सक्सेसर आगे कौन उसको प्रॉपर्टी को पोजेस करेगा, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन सोल प्रॉपरेटरशिप एंड हिंदू सक्सेशन एक्ट इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। सो इस तरह से सेकंड चैप्टर जो कमर्शियल एप्लीकेशंस क्लास 9 ICSE का वो ख़त्म होता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में भी आज देख लिया, सो इट्स बेटर कि आप आज ही जाकर उसको रिवाइज कर लो, रीड कर लो। एंड नए नए टर्म्स हैं, आगे भी नए टर्म्स आएंगे, बट सही है, अच्छा है, चलता रहेगा। एंड टिल देन बाय बाय।